हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में समझाया था और टीपू की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, ये बताया तथा मराठों और अंग्रेज़ों के बीच कितने युद्ध हुए थे, उसका क्या परिणाम हुआ था, इस पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो गया था। अब हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो चैप्टर कौन सा है? भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, यह आपका चैप्टर है। और बहुविकल्पीय प्रश्न है, विलय नीति का संबंध किससे था? बच्चों प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए। विलय नीति का संबंध किससे था? डलहौजी से। विलय नीति या राज्य हड़प नीति एक ही है और इसका संबंध किससे है? डलहौजी से है। दूसरा क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? प्रश्न सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? आंसर है बच्चों, अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था और मराठे भी साम्राज्य विस्तार कर रहे थे उत्तर भारत में, और अहमद शाह अब्दाली भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इसलिए दोनों के मध्य युद्ध अनिवार्य हो गया था और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। मराठों के हार का कारण यह था कि मराठे पहली बार युद्ध के मैदान में सीधे लड़े थे। इसके पहले मराठे छापामार युद्ध प्रणाली से लड़ा करते थे, जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है। तो बच्चों पहली बार मराठे जो है युद्ध के मैदान में सीधे आए, इसलिए इन्हें युद्ध के मैदान में लड़ने का अनुभव नहीं था, इसलिए ये हार गए। किससे हारे? अहमद शाह अब्दाली ने हराया। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ? क्या क्वेश्चन है बच्चों? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हमने प्रश्न के साथ ही उत्तर लिखा हुआ है। उत्तर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, या मध्य का मतलब बीच होता है। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में, 1769 में। दूसरा क्वेश्चन है अति लघु का, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि कब की थी? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि कब की थी? बच्चों इसका उत्तर है सन 1792 ईस्वी में। क्या किया था? श्रीरंगपट्टम की संधि किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। किससे किया था? अंग्रेजों से किया था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न है, प्रथम मराठा युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो प्रथम मराठा युद्ध किसके किसके बीच हुआ और इसके क्या कारण थे? ये क्वेश्चन है। 1775 से 1782 ईस्वी। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से, डैश को से पढ़ते हैं, लिखते डैश में है, पढ़ते हैं से, 1775 से 1782 के बीच हुआ।
जो 7 वर्षों तक चला। जो यह युद्ध काफ़ी लंबा चला। कारण क्या था? पेशवा पद की प्राप्ति के लिए माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसके भाई रघुनाथ राव द्वारा माधवराव के पुत्र नारायण राव की हत्या। ये जो है पेशवा मराठों का एक महत्वपूर्ण पद होता था। पेशवा ही मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री हुआ करता था। पेशवा पद का सृजन जो है मराठा साम्राज्य के निर्माता शिवाजी द्वारा किया गया था। यह एक शक्तिशाली मंत्री होता था और इसी पद के लिए और धीरे धीरे उतना शक्तिशाली उस समय नहीं था जब इस पद का सृजन हुआ था, किंतु बाद में जो शासक हुए वे कमज़ोर हुए और पेशवा शक्तिशाली पद होता चला गया। तो इसी पेशवा पद की प्राप्ति के लिए माधवराव की मृत्यु हो गई थी। यानी माधवराव उस समय पेशवा था, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके भाई ने, जिसका नाम क्या था, रघुनाथ राव ने क्या किया? माधवराव के पुत्र की हत्या कर दी। पुत्र का नाम क्या था? नारायण राव। तो इसलिए प्रथम मराठा युद्ध हुआ और फिर हत्या के बाद क्या परिणाम हुआ कि मराठों द्वारा नारायण राव की नवजात पुत्र को, नवजात मतलब अल्पवयस्क पुत्र को क्या किया? पेशवा बना दिया गया और नाना फडणवीस को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। ये रघुनाथ राव द्वारा जो हत्या की गई, किसकी की गई? माधवराव के पुत्र नारायण राव की। इसका परिणाम यह हुआ कि मराठे रघुनाथ राव से क्रोधित हो गए और मराठों ने नारायण राव के नवजात पुत्र यानी कि माधवराव के पुत्र, जिनकी हत्या नारायण राव की हत्या किसने की थी? रघुनाथ राव ने। उसी नारायण राव के शिशु को, नवजात पुत्र को पेशवा बना दिया और क्या किया? नाना फडणवीस को संरक्षक नियुक्त कर दिया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि रघुनाथ राव अंग्रेजों के शरण में चला गया। जब उसने देखा, किसने? रघुनाथ राव ने यह देखा कि मराठा संघ उसके खिलाफ हो गया है और वह पेशवा पद प्राप्त करना चाहता था, तो अपने आप को कमज़ोर पा करके वह अंग्रेज़ों के शरण में सहायता मांगने के लिए चला गया। और बच्चों, अंग्रेज़ तो ऐसे ही अवसर के तलाश में बैठे रहते थे कि कब कौन आए हमसे सहायता मांगे और हम उससे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लें और उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लें। तो अंग्रेज़ खुश हो गए क्योंकि मराठों में फूट पड़ गई। मराठा शक्ति जो थी वहीं अंग्रेज़ों से उस समय टक्कर लेने वाली शक्ति थी। अब क्या हुआ कि मराठे भी कमज़ोर हो गए। पहले तो पानीपत के युद्ध में कमज़ोर हुए थे, अब क्या हुआ कि ये आपस में ही लड़ने लगे। तो रघुनाथ राव को अंग्रेज़ों ने शरण देना स्वीकार कर लिया और उसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस प्रकार पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया और रघुनाथ राव ने जो संधि की उसके अनुसार क्या होता था कि जो भी अंग्रेज़ों की शरण में जाता था, जो भी देशी राजा, अंग्रेज़ उससे पहले सहायक संधि जो कि बेलेजली ने बनाई थी उस पर हस्ताक्षर करवा लेते थे। उस संधि के शर्त यह थे कि जो भी शासक अंग्रेज़ों के शरण में आएगा, अंग्रेज़ उसकी सैनिक सहायता करेंगे। अगर उस पर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो उसका पक्ष लेते हुए अंग्रेज़ अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र में भेज देंगे। और दूसरी शर्त यह होती थी कि युद्ध जीतने के पश्चात युद्ध का हर्जाना उस राजा को, अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह होती थी कि एक अंग्रेज रेजिडेंट उस राजा को, जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है, अपने दरबार में रखना होगा तथा
रेजिडेंट मतलब सेना की एक टुकड़ी, और उस रेजिडेंट का वेतन भी देशी राजाओं को ही देना पड़ेगा। यानी कि जिस राज्य में रेजिडेंट रहेगा वही राजा उस रेजिडेंट यानी अंग्रेज रेजिडेंट का वेतन भी देगा। तो इससे क्या होता था कि जब सहायक संधि पर उसने हस्ताक्षर कर दिया, इसने रघुनाथ राव ने, तब अंग्रेजों ने उसे सहायता देना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों को प्रारंभिक असफलता मिली। 1782 में सालबाई की संधि हो गई और नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। तब युद्ध जो है लंबा चला, जैसा कि बताए हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेज देखे कि युद्ध जीता नहीं जा सकता है तो उसने संधि कर ली नाना फड़नवीस से। और फिर क्या हुआ, संधि के पश्चात नाना फड़नवीस की 1800 ईस्वी में मृत्यु हो गई और मराठा संघ में फूट पड़ गई, जो कि मराठे एकजुट हो गए थे इस मामले को लेकर के बच्चों, नारायण राव के हत्या के मामले को लेकर के मराठे एकजुट हो गए थे, किंतु वही मराठे नाना फड़नवीस की मृत्यु के पश्चात एकजुट न हो सके, उनमें आपसी फूट पड़ गई। होलकर द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय पर आक्रमण कर दिया गया और बाजीराव द्वारा अंग्रेजों के शरण में जाना, यानी बाजीराव अंग्रेजों के शरण में चला गया और सहायक संधि की मांग की और सहायता की मांग की। अंग्रेजों ने उसे सहायता दी और सहायक संधि स्वीकार कर लेने से पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। अगला, द्वितीय मराठा युद्ध भोसले व सिंधिया द्वारा किया गया। भोसले और सिंधिया पेशवा जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो अंग्रेजों के शरण में गया था, यह उसका कार्य जो है होलकर और भोसले और सिंधिया को पसंद नहीं आया, इसलिए भोसले और सिंधिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। सहायक संधि 1798 ईस्वी, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सहायक संधि किसे कहते हैं? सहायक संधि किसे कहते हैं? 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। कौन बच्चों? लॉर्ड वेलेस्ली क्या बनकर आया? ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया और वह एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्य का विस्तार करने वाली भावना जिनके अंदर होती है उसे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। तो वेलेस्ली क्या था? साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो उसने लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए जो नीति अपनाई गई उसे ही इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों समझ में आ गया सहायक संधि किसे कहते हैं? सहायक जैसा कि नाम है, सहायक मतलब सहायता करने वाला। तो सहायता कैसे करते थे अंग्रेज? जैसा कि अभी ऊपर बताए हैं कि जो भी राजा अपने को कमज़ोर पाता था अंग्रेजों की शरण में जाता था, अंग्रेजों से सैनिक सहायता की मांग करता था और अंग्रेज सहर्ष मतलब खुशी खुशी उस राजा की सैनिक सहायता करते थे। उसके बदले में राजा अंग्रेजों को युद्धोपरांत संधि के अनुसार युद्ध का खर्च भी देता था, साथ में अपने यहाँ रेजिडेंट भी रखता था और अंग्रेजों का हस्तक्षेप स्वीकार कर लेता था और उसकी गोपनीयता समाप्त हो जाती थी। इस प्रकार कुछ राज्यों को प्रत्यक्ष और कुछ को अप्रत्यक्ष रूप से वेलेस्ली ने अंग्रेजी राज्य के संरक्षण में ले लिया। तो सहायक संधि किसे कहते हैं बच्चों?
वेलेस्ली द्वारा देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की जो नीति अपनाई गई उसे ही इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। राज्य हड़प नीति से आप क्या समझते हैं, या डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या थी। वेलेस्ली के पश्चात जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का गवर्नर जनरल भारत में आया उसमें लॉर्ड डलहौजी का प्रमुख स्थान है। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया। यह अति साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अति साम्राज्यवादी मतलब इसने यह भी विचार नहीं किया कि क्या उचित है क्या अनुचित है। उचित अनुचित को इसने ताक पर रख दिया। यह केवल अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, चाहे वह उचित ढंग से हो या अनुचित। तो ये कौन सा व्यक्ति था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल, और यह भारत कब आया, 1848 ईस्वी में। डलहौजी उग्र साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह कंपनी के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र को लाना चाहता था ताकि कंपनी को राजनीतिक व आर्थिक लाभ मिल सके, और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित अनुचित को ताक पर रखकर देशी राज्यों के अपहरण की जो नीति उसने बनाई उसे ही इतिहास में राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। बच्चों, राज्य हड़प नीति किसे कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सहायक संधि की परिभाषा है, वैसे ही राज्य हड़प नीति का भी अर्थ है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए जो नीति अपनाई गई उसे ही इतिहास में राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसमें राज्य मतलब राज्य होता है, हड़प मतलब बल का प्रयोग करके हड़प लेना यानी छीन लेना। नीति, ऐसी नीति उसने बनाई थी कि वह देशी राज्यों को जबरदस्ती अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता था। इसको राज्य हड़प नीति को उसने कई तरीके से लागू किया, जैसे गोद निषेध अधिनियम लगाकर। उसका कहना था कि जिन भारतीय राजाओं को पुत्र नहीं है वे अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना गोद नहीं ले सकते हैं। अगर कोई देशी राजा अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना गोद ले लेगा तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा और उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी नीति के तहत उसने सर्वप्रथम सतारा राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, और इसके बाद झांसी को और विभिन्न राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। और दूसरा नियम उसने लगाया था कुशासन का आरोप लगाकर। इसके अतिरिक्त वह कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन सुशासन का अपोजिट है, यानी अच्छा शासन न करना। वह राजाओं पर आरोप लगाता था कि आपका अच्छा शासन नहीं हो रहा है, और इसके आधार पर वह उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता था। तो इसका शिकार यानी कुशासन के आरोप का पहला शिकार जो बना था वह अवध राज्य था। और इसके अतिरिक्त बल का प्रयोग करके अर्थात युद्ध नीति के द्वारा उसने विभिन्न राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या थी। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति देशी राज्यों के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के लिए डलहौजी द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसे ही इतिहास में राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। डलहौजी ने इस नीति को निम्न प्रकार से लागू किया। पहला, गोद निषेध अधिनियम बनाकर, इसके तहत जिन राजाओं को पुत्र नहीं होता था उनके मरने के पश्चात उनके संबंधी किसी को गोद
किसी बालक को अगर गोद ले लेते थे तो उसे अवैध घोषित करते हुए उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसी तरह से कुशासन का आरोप लगा करके देशी रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता था, और जो राज्य इनके अंतर्गत नहीं आते थे, यानी न तो गोद निषेध और ना ही कुशासन के अंतर्गत आते थे, तो उन पर आक्रमण करके उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से डलहौजी ने लगभग पूरे भारत के देशी रियासतों का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया। इस प्रकार 1757 से शुरू होकर के साम्राज्यवादी नीति जो 1757 से अंग्रेजों की शुरू हुई थी, वह 1856 में पूर्ण हो गई, अर्थात डलहौजी द्वारा एक विशाल अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में डलहौजी का विशेष योगदान है। तो यह आपका क्वेश्चन आंसर है, इसको कॉपी पर लिख लेना है बच्चों।